नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे थर्ड एपिसोड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और क्विकली एक बार समझ लेते हैं पिछले दो एपिसोड्स में हमने क्या फोकस किया। पिछले दो एपिसोड्स में हम 10,000 बीसी, जहाँ से नियोलिथिक और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो था वो शुरू हुआ, और वहाँ से हम आगे बढ़ते बढ़ते डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर आ गए थे अराउंड 300 एडी। हमने एंशियंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बातें करी थी, जिसमें हमने वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, और फिर आगे चल के हमने इस्लाम की बातें करी। उसमें हमने समझा कि किस तरीके से इस्लाम का राइज हुआ एंड हाउ बिटवीन 700 AD to 1500 AD there was an Islamic globalization and Islamic empire। सारे ट्रेड पे मेजरली इस्लामिक ट्रेडर्स का या मुस्लिम ट्रेडर्स का अधिकार हो गया था, एंड दैट वाज द टाइम 700 AD to 1500 AD वाज द टाइम ऑफ इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन। फिर हमने यूनिवर्सल चर्च की बात करी और हमने समझा कि किस तरीके से यूनिवर्सल चर्च का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा सोसाइटी पे, एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, मोनार्क्स, फ्यूडल लॉर्ड, सब पे। और इस कारण से चर्च एक बहुत ही पावरफुल institution बन गया, and that's when we talked about universal church formation, the rise of universal church after 8th century AD। और हमने फिर क्रूसेड्स के बारे में डिस्कशन किया कि क्रूसेड्स क्या थे, क्या धर्म युद्ध थे, और इसके दूसरे रीजंस क्या थे। जैसे क्रूसेड्स का एक रीजन ये भी था कि इटालियन ट्रेडर्स जो थे उनका क्या होता था कि एक तरफ से इस्लामिक ट्रेडर, मतलब पर्शियन गल्फ और रेड सी तक वाला जो एरिया था उस पे इस्लामिक ट्रेडर्स ने अधिकार जमा रखा था, और फिर जो मेडिटेरेनियन वाला एरिया था वहाँ पे जो आपके इटली के जो व्यापारी थे वो लोग यहाँ से सामान लेके यूरोप में ले जाते थे। तो आप देखेंगे कि यूरोप में भी इटली के ट्रेडर्स का वहाँ पे एक सा अधिकार सा जम गया था ट्रेड पे। तो जो क्रूसेड्स हुए उसका डेफिनेटली धर्म युद्ध तो हुए ही हुए, बट उसके कारण आगे चल के बहुत सारे ट्रेड रूट एक्सप्लोरेशन, थोड़ा नेविगेशन और शिप टेक्नोलॉजी में हेल्प, वो सब आगे चल के हुआ। हमने ये भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि किस तरीके से जो इस्लाम का स्प्रेड था उसमें वो न सिर्फ वो कितना ग्लोबल था, पहले तो हमने ये समझा, और ये भी समझा कि दैट स्प्रेड डिड नॉट जस्ट हैव उसमें सिर्फ तलवार के बल पे नहीं, बट और भी देयर वाज दिस idea of Muslim brotherhood that we talked about, that a lot of cultures and tribes and communities adopted and became a part। तो आज के एपिसोड में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस समय का डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज फ्यूडलिज्म। अभी फ्यूडलिज्म को हम लोग कनेक्ट बैक करेंगे, मैंने जो कहा था कि 300 AD ऑनवर्ड्स वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे ट्राइबल अटैक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, और उन अटैक्स के अंडर फाइनली द एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। ये ध्यान रखना है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो अभी भी लगातार टसल में रहेगा विथ द इस्लामिक एम्पायर, राइट। तो वहां पर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आप दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है बाइजेंटाइंस, बट वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है। और अब क्या होता है कि ये छोटे छोटे ट्राइब्स अलग अलग पार्ट्स में सेटल होने लगते हैं, और दे स्टार्ट क्लेमिंग देयर राइट्स ऑन स्मॉलर टेरिटरीज। वो अपने आप को उन टेरिटरीज के रूलर घोषित करने लगते हैं, है ना। और उसके कारण क्या होता है, जो फार्मर्स एंड आर्टिसंस होते हैं, देखिए जो सबसे लोअर क्लास में होते हैं उस समय, जो जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो इनसिक्योर फील करते हैं, दे काइंड ऑफ अज्यूम देमसेल्व्स अंडर दीज ट्राइबल चीफ्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, है ना। तो ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस बन गया कि फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड
by these lords and monarchs, and in exchange farmers उनको अपना basically land, farm produce उनके हक में दे देते थे, right? So this was like a mutual dependence on protection and exchange. अच्छा, मोनार्क जो होता था, ये जो छोटे छोटे टेरिटरीज बन गए थे, इनमें जो मोनार्क्स होते थे ये सिर्फ नाम मात्र के होते थे. क्यों? क्योंकि मोनार्क के अंडर ड्यूक होता था, उनको लॉर्ड भी कह सकते हैं, सो ड्यूक और लॉर्ड. फिर लॉर्ड के अंडर बैरन होता था, बैरन के अंदर नाइट्स होते थे, और नाइट्स मतलब आपके आर्मी वाले लोग हैं. अब राजा जो मोनार्क है उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था नाइट्स पे, वो इनफैक्ट उनसे डायरेक्ट संपर्क भी नहीं कर सकता था, उसको हमेशा लॉर्ड से संपर्क करना होता था, है ना? तो मोनार्क लॉर्ड को बोलेगा, एंड देन लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ रेवेन्यू, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, और मोनार्क सिर्फ नाम का है. तो अब क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि भाई अगर सिर्फ नाम का मोनार्क है तो कोई और हटा के मोनार्क क्यों नहीं बन जाता? तो बन तो जाएगा, बट ये ड्यूक्स और बैरन्स और लॉर्ड्स में भी तो आपस में झगड़े और राइवलरी चल ही रहा था, राइट? तो मोनार्क सर्वाइव बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज पीपल हु वर एट अ लोअर लेवल देन मोनार्क, ड्यूक्स एंड लॉर्ड्स, बैरन्स, नाइट्स, राइट? तो ये तो हुआ पॉलिटिकल अरेंजमेंट, है ना, कि पॉलिटिकली काम ऐसा था, सबसे नीचे फार्मर्स एंड आर्टिसंस, उसके ऊपर नाइट्स, उसके ऊपर बैरन्स, उसके ऊपर ड्यूक्स, और फिर मोनार्क. एंड मैंने जैसे कहा मोनार्क सिर्फ नाम मात्र का है. तो ये हुआ पॉलिटिकल अरेंजमेंट अंडर फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म एक सोशल अरेंजमेंट भी था. अच्छा, सोशल अरेंजमेंट कैसे था? सोशल अरेंजमेंट ऐसा था कि अब क्या होना शुरू हो गया कि ये जो मोनार्क्स और लॉर्ड्स और ड्यूक्स थे, इन्होंने अपनी डायनेस्टीज बनानी शुरू कर दी, मतलब ब्लड लाइन्स की वंशानुगत हो गए कि हमारा बेटा भी अब ड्यूक ही होगा, उनका बेटा भी ड्यूक, या मोनार्क का बेटा मोनार्क बनेगा, बैरन का बेटा बैरन बनेगा, बैरन की बेटियों को ऐसे कुलीन घरों में उनकी शादी की जाएगी और ऐसे संबंध स्थापित करे जाएंगे कि वो पावर हमेशा वही रिटेन रहे. तो सबसे पहला सोशल अरेंजमेंट में आप देखेंगे जो फर्स्ट एक क्लास बन गया वो हो गया नोबल्स एंड एलीट वाला क्लास, है ना? और ये वंशानुगत होता था, ये लैंड ओनिंग क्लास था, इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और ये जस्टिस भी डिलीवर कर सकते थे, न्याय भी इनके हाथ में आ गया, करेक्ट? नोबल्स एंड एलीट बन गया फर्स्ट. सेकंड कौन थे? पोप्स एंड प्रीस्ट. धर्म जो मैंने कहा, यूनिवर्सल चर्च बहुत पावरफुल था, तो वो बन गया सेकंड एस्टेट. एस्टेट जो टर्म है वो बाद में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम सुनेंगे, बट फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट आप अभी से भी समझ सकते हैं. तो सेकंड एस्टेट बन गई आपकी जो प्रीस्ट एंड पोप्स हैं. और तीसरा हो गया थर्ड एस्टेट, मतलब फार्मर्स एंड आर्टिसंस. अब पोप्स एंड प्रीस्ट जो सेकंड एस्टेट है उनके पास भी बहुत जमीन, और जो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल चर्च जो है टाइथ नाम का एक टैक्स भी लगाती थी. फिर इनका एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, सामाजिक सोच, उस सब पे इसका प्रभाव था, राइट? तो ये सेकंड एस्टेट, ये इनको भी टैक्स फ्री मिल रहा है सब कुछ, है ना? तो विशेष अधिकार है ये, आप समझ रहे हैं, ये सोशल एंड इकोनॉमिक अधिकार है, ये विशेष अधिकार है, इन दोनों क्लासेस को मिल गए. एंड तीसरा एस्टेट बन गया फार्मर्स एंड आर्टिसंस, जिन पे सबसे ज्यादा टैक्स का भार होता था, एंड दे वर टाइड टू द लैंड. ये एक मैनर पद्धति होती है, मैनर प्रणाली होती है, MANOR, मैनर प्रणाली के अंतर्गत उस लैंड से टाइड हो जाते थे. तो सबसे पहले हमने समझा फ्यूडलिज्म एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, जिसमें आर्मी के एक्सचेंज में प्रोटेक्शन मिल रही थी कि लॉर्ड्स वगैरह ये सब आर्मी देते थे, और लॉर्ड्स वगैरह के पास बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, है ना? दूसरा ये एक सोशल अरेंजमेंट था, 3 डिफरेंट क्लासेस समझे हमने. तीसरा ये एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट था. क्या होता था? लॉर्ड का एक कैसल होता था, उस कैसल के आसपास खेत खलियान होते थे, उस कैसल में लॉर्ड की आर्मी रहती थी टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, है ना? और वो उनका जो लैंड होता था, ओवरऑल जो पूरा लॉर्ड का लैंड था, उसके 2 डिवीजन होते थे. एक डिवीजन लॉर्ड का खुद का होता था, दूसरे पे ये जो फार्मर्स थे ये लोग खुद खेती करके अपना भरण पोषण करने के लिए जितनी खेती कर सकते थे.
और फिर बाकी बचा उनको अपनी मजदूरी जो होती थी वो लॉर्ड की लैंड पे लगानी होती थी, सो दैट लॉर्ड कैन गेट द प्रोड्यूस, पे सम टैक्सेस एंड कीप फॉर हिमसेल्फ। तो समझ रहे हैं आप, यहां पर ये श्रमदान का सिस्टम चल रहा है कि फार्मर अपनी लैंड पे अपने आप के लिए काम कर रहा है और लॉर्ड की लैंड पे भी ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ अपना लेबर दे रहा है। ये फार्म लेबर टाइप सिचुएशन है, कृषि दास्ता, ये सारे दास्ता मतलब दास लेबर, और उससे जुड़े हुए हैं, ये छोड़ के भी नहीं जा सकते उस लैंड को। सिमिलरली आर्टिसंस वर टाइड टू अ गिल्ड, और गिल्ड के जो मेन जो गिल्ड हेड्स होते थे वो लोग ही प्राइस सेटअप करते थे कि कितने में आर्टिस्ट के प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, ये सब कुछ एक गिल्ड ही सेटअप करता था, है ना। तो ये हमको इसलिए भी समझना है क्योंकि जब आप देखेंगे कि अरब, जब इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब सारे ट्रेड पे ईस्ट के साथ मेजरली इस्लाम या अरब ट्रेडर्स का कंट्रोल आ गया, तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो होली रोमन एम्पायर और जो ये वेस्टर्न साइड पे जो एम्पायर, जो छोटे छोटे एम्पायर, इनकी इकोनॉमी बहुत लोकलाइज्ड हो गई, है ना। अब ये ट्रेड नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, है ना, क्योंकि अब करेंसी के यूसेज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ लोकल है, हो रहा है। आप कुछ ज्यादा सरप्लस बनता ही नहीं है आपका, आप अपनी लैंड पे अपने खाने के लिए काम कर रहे हो, और लॉर्ड की लैंड पे जो आप काम कर रहे हो उसका सरप्लस, तो उसका जो कुछ भी आउटपुट निकलता है, प्रोडक्शन होता है उस लैंड का, वो लॉर्ड रख लेता है ना। तो ये इकोनॉमी जो थी, जो रोमन एम्पायर में ग्लोबल इकोनॉमी थी, ट्रेड हो रहा था, करेंसी एक्सचेंज चल रहे थे, है ना, करेंसीज जा रही थी इधर उधर, अब वो खत्म हो गया और ये एक लोकल इकोनॉमिक अरेंजमेंट बन गया। अब फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं कि फ्यूडलिज्म 3 टाइप के अरेंजमेंट है। एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है ना, आर्मी लैंड के बदले में आर्मी दे रहे हैं एक दूसरे को, और राजा डायरेक्टली नाइट से बात नहीं कर सकता, बीच में बहुत सारे हायरार्की है ना, एक पिरामिड टाइप का वो बना हुआ है। दूसरा ये एक सोशल अरेंजमेंट था, विशेष अधिकार, इकोनॉमिक और सोशल अधिकार प्राप्त थे लॉर्ड्स एंड नोबल्स एंड नाइट्स वगैरह को, और पोप्स एंड प्रीस्ट को। और तीसरा ये एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट था जिसमें मैनर प्रणाली के बेसिस पे सब कुछ काम चलना शुरू हो गया। और इस इकोनॉमिक अरेंजमेंट का हमने समझा रीजन क्या था, अरब ग्लोबलाइजेशन के कारण इकोनॉमी ग्लोबल से लोकल कन्वर्ट हो गई थी इन रीजन्स में। आ रहा है बात समझ में। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक मैप का भी एक आइडिया दे देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत मैप का आइडिया रहे तो बहुत सही रहता है। और मैप का आइडिया देने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ट्रायंगल इमेजिन करिए, ऐसा ट्रायंगल जिसका बॉटम थोड़ा ब्रॉड है, जो बेस है उस ट्रायंगल का वो एक ब्रॉड लंबी लकीर है, ठीक है, और वो ट्रायंगल की हाइट थोड़ी छोटी है। अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करेंगे तो उस ट्रायंगल का जो बीच का एरिया है उसको आप मेडिटेरेनियन सी मान लीजिए, और इस ट्रायंगल का जो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मतलब स्पेन और मोरक्को के बीच की जो जगह है जहां से मेडिटेरेनियन सी से क्रॉस होके आप अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएंगे, ये वो कॉर्नर है ट्रायंगल का लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर। ट्रायंगल का जो टॉप कॉर्नर है उसको लगभग आप रोम मान लीजिए, रोम इटली वाला रोम, और ट्रायंगल का जो राइट कॉर्नर है उसको आप मान लीजिए अराउंड जेरूसलम। तो उस तरीके से, और ये जो ट्रायंगल का जो बेस है ना उसमें सारे नॉर्थ अफ्रीका वाले नेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के बेस में आपको सारे नॉर्थ अफ्रीका वाले नेशंस आप इमेजिन कर सकते हैं। ट्रायंगल के टॉप कॉर्नर को रोम, ट्रायंगल के राइट कॉर्नर को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और लेफ्ट कॉर्नर को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और राइट कॉर्नर को जेरूसलम। तो इस तरीके से आप जब इमेजिन करेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरीके से जब ये क्रूसेड्स करके देख रहे हैं आप जेरूसलम की तरफ जा रहे हैं, तो उस कारण से रास्ते खुलते गए थे, है ना। तो अब हम डिस्कस करने, नाउ वी आर रेडी, हमने फ्यूडलिज्म डिस्कस कर लिया, हमने थोड़ा सा मैप समझ लिया कि ये कहां से कहां जा रहे थे।
अब हम डिस्कस करेंगे द अराइवल ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन यूरोप। तो अराइवल ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन यूरोप का मतलब क्या है कि ऐसे क्या चेंजेस हुए जिसके कारण एक कंपल्शन डेवलप हो गया फॉर यूरोप टू ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं संक्रमण काल। संक्रमण मतलब यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन फेज टू द अदर फेज, है ना। तो सबसे पहला तो इसका इंपैक्ट आया क्रूसेड्स के कारण। देखिए, क्रूसेड्स भले ही धर्म युद्ध थे, बट क्रूसेड्स के कारण क्या हुआ, आपको ट्रेड रूट्स का एक्सेस मिल गया। आप लोगों को इस तरह के समझ में आने लग गया कि अच्छा ये सारे ट्रेड रूट्स हैं, ये सारे मार्केट्स अवेलेबल हैं, और यहां पे नेविगेशन और शिप टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा क्रूसेड्स का, ठीक है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। अभी क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए एग्रीकल्चर में ये समझते हैं। सबसे पहले तो हैवी प्लाव का इन्वेंशन हुआ, है ना। हैवी प्लाव मतलब अब आप अच्छे से जब आप बीज बोने से पहले जब जमीन को अच्छे से आप प्लाव कर सकते हैं, तो उसके कारण आप अच्छी तरीके से क्रॉप यील्ड पैदा कर पाएंगे। दूसरा, क्रॉप यील्ड में इंप्रूवमेंट कैसे हुआ कि जो क्रॉप रोटेशन होता था पहले आधे फील्ड पे होता था, मतलब आधे फील्ड को खाली रखा जाता था, फैलो जिसे कहते हैं, और आधी पे खेती करी जाती थी। तो ये 2 फील्ड से 3 फील्ड होने लग गया कि अब जमीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करने लग गए और सिर्फ 1/3 को खाली रखा जाता था। तो इससे ऑब्वियसली प्रोड्यूस बढ़ गया। फिर विंड मिल और वाटर मिल, इन दोनों के इन्वेंशन के कारण भी प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट्स हुए, और इस कारण से सब कारणों से क्या हुआ, देयर वॉज अ जनरेशन ऑफ सरप्लस, है ना। अब आप सोचिए, आपने थोड़ा थोड़ा मार्केट्स का अंदाजा ले लिया है बिकॉज ऑफ ये क्रूसेड्स वगैरह के टाइम की अवेयरनेस। एग्रीकल्चर सरप्लस जैसे ही बन रहा है आपका, तो अब आप क्या सोचेंगे कि इस सरप्लस को हम कहीं बेच दें। तो वो जब बेचने वाली बात आती है तो वहां पे करेंसी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो आप अपने सरप्लस को, तो अब लॉर्ड क्या सोच रहा है कि भाई मैं अपने सरप्लस को बेच ही देता हूं ना, क्योंकि जो बंधुआ मजदूर है वो तो बहुत, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेरी फील्ड में। इससे अच्छा मैं जो सरप्लस जनरेट हो रहा है उसको बेच के जो पैसा आएगा उससे कोई ढंग के मजदूर हायर कर लूंगा, राइट। तो यहां से इट लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ मैनर सिस्टम। जो MANOR मैनर प्रणाली जो मैंने बात करी थी फ्यूडलिज्म के टाइम पे, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होने से जो सरप्लस जनरेट हुआ और उससे जो करेंसी का एक रोल पैदा हो गया, उसके कारण से मैनर सिस्टम का ब्रेकडाउन हुआ। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। हुआ क्या, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जिनका लगातार अभी भी इस्लामिक फोर्सेस के साथ लड़ाइयां टसल चल ही रही थी, अल्टीमेटली इन 1453 ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, और कॉन्स्टेंटिनोपल तक अब इस्लामिक शासन हो गया। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, इससे सारे ही ट्रेड रूट्स बंद हो गए। समझ में आ रहा है, इससे सारे ट्रेड रूट, इस्तांबुल तक अब इस्लामिक शासन हो गया, तो सारे ट्रेड रूट्स अब लगभग इस पार्ट ऑफ द यूरोप के लिए बंद हो गए। और ये पार्ट ऑफ जो वेस्टर्न पार्ट था, है ना, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला पार्ट था, जहां अब होली रोमन एम्पायर है, फ्यूडलिज्म है, ये एकदम दुनिया से कट गया। ध्यान रखिएगा, उस टाइम अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो मतलब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के उस तरफ ऑलमोस्ट अंधकार ही समझा जाता था। तो ये 3 चीजों ने कंपेल किया किस चीज को, एक्सप्लोरेशन को। 1453 से एक्सप्लोरेशन खूब शुरू हुए पहले से भी थे, बट अब इसमें बहुत तेजी आ गई, क्योंकि सडनली इन सबको रियलाइज हुआ कि भाई अगर ट्रेड नहीं हुआ तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। एंड दैट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरीज। विच डिस्कवरीज, सबसे पहले कोलंबस पहुंचे कैरिबियन कोस्ट पे, है ना, और उनको तो यही लगा था कि हमने तो इंडिया ही डिस्कवर कर लिया था। वो निकले इंडिया की खोज में थे, क्योंकि ध्यान रखना, हमने बार बार कहा है,
जितना इंपॉर्टेंट सामान था, वस्तुएं थी, वो ईस्ट से आना जरूरी थी, है ना। ईस्ट में था ये सब कुछ, तो सबको ईस्ट जाना था, तो वो निकले इंडिया की खोज में थे। When he reached Caribbean coast, he thought he had discovered India, but he had discovered Americas. इन लोगों ने, यूरोपियन पावर्स को दो नए कॉन्टिनेंट ही मिल गए, ठीक है। और विद इन 6 years वास्को डगामा पहुंच गए इंडिया। और जैसे ही ये हुआ, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन ग्लोबलाइजेशन। अब यहां से इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड रूट्स का कंट्रोल ही तो सब वो ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था। और अब ये ट्रेड रूट्स इन्होंने ढूंढ लिए ऑल्टरनेट। नॉट जस्ट ट्रेड रूट ढूंढ लिए, इन्होंने दो नए कॉन्टिनेंट ढूंढ लिए जहां से ये लोग प्रेशियस मेटल्स ला सकते थे और सामान की खरीद फरोख्त कर सकते थे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया एंड चाइना। ये बहुत बड़ा रिसोर्स एडवांटेज इनको मिल गया, राइट। अब ये भी हमको और समझना है कि ये जो एक्सप्लोरेशन था, इसमें 3 नारे दिए गए। क्या 3 नारे दिए गए? सॉरी, नॉट 3 नारे, एक नारा दिया गया जिसके 3 अंग थे। गोल्ड मतलब इकोनॉमिक एंगल की ट्रेड होगा, हम लोग इधर साउथ अमेरिका में शुगर केन उगाएंगे, आलू की खेती करेंगे, वहां से बहुत सारा गोल्ड एंड सिल्वर लाके इंडिया से खरीद फरोख्त करेंगे। तो पहले तो गोल्ड मतलब इकोनॉमिक रीजन, फिर दूसरा ग्लोरी, पॉलिटिकल, सारे राजा और मुनार को अपनी पावर कि अरे हमारा साम्राज्य आगे बढ़ाया जाए, हमारा साम्राज्य आगे बढ़ाया जाए। डच सोच रहे हैं हमारा साम्राज्य, पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, सारे लोग सोच रहे हैं अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया जाए, तो ग्लोरी। सो इकोनॉमिक हो गया गोल्ड, पॉलिटिकल हो गया ग्लोरी, एंड रिलीजियस। पोप ने बोला कि जब तुम नए नए जगहों को ढूंढोगे, न्यू लैंड्स, तो वहां पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है, राइट। तो ये तीनों से ही इंस्पायर्ड था, ये तीनों रीजन से ये नेविगेशन और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इंस्पायर्ड थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली यह है कि एक जमाने में, उस जमाने की बात कर रहा हूं, ये 1500 के आसपास की बात है, इंडिया एंड चाइना कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 55% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी एट दैट टाइम। मतलब बहुत प्रॉस्परस नेशंस थे ये दोनों, बहुत पैसा था यहां पर। इनफैक्ट इतना था कि इनको गोल्ड और सिल्वर का दलदल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये जितना तुम प्रेशियस मेटल है वो वहां पर दे रहे हो ना एक्सपोर्ट्स यूरोप में लाने के लिए, तो इसलिए कि इतना गोल्ड बस डालते जाओ वहां पर खो जाता है गोल्डन से, तो इसलिए दलदल कहा जाता था। और दूसरी बात यह है कि चाइना वॉज ऑल्सो बेटर इन नेवल टेक्नोलॉजी, बेटर शिप्स, कार्टोग्राफी मतलब मैप डेवलपमेंट, और कंपस, ये सब डेवलप हो चुके थे चाइना में। और 15th सेंचुरी में एक सेलर थे चाइना में, जेंग हे, उन्होंने ट्रैवल भी किया इंडियन ओशन को। बट परंपरावाद और अंधविश्वास के कारण ये प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। और प्रोग्रेस, अंधविश्वास क्या था कि जिब्राल्टर के वेस्ट में नर्क का द्वार है, और बस ये अंधविश्वास और परंपरावाद के चलते फंस गए। टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेवलप नहीं हो पाई, एंड यूरोपियन कंट्रीज टुक देयर टर्न व्हेन इट वाज अवेलेबल। और वहां से हम देखते हैं द मॉडर्न टाइम्स अराइव्ड इन यूरोप। इंडिया में भी ऐसे हुआ। लोग बहुत बार पूछते हैं इंडिया ने नेवल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप कर पाया, तो हमारे यहां पे भी समुद्र बंदी, कि अगर तुम समुद्र क्रॉस करते हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये एक मान्यता थी, और ये मान्यता ही हमको रोक के रखी हुई। मतलब इन्होंने एक परंपरावादी, रूढ़िवादी विचारधारा ने प्रोग्रेस को हिंडर करने में एक रोल प्ले करा। तो यहां से अब मॉडर्न टाइम्स अराइव्ड इन यूरोप, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ही थोड़ा सा पॉज लेंगे। अगले एपिसोड में अब हम बात करेंगे कि जब ये हुआ, ये ट्रेड रूट्स वगैरह डिस्कवर हो गए, तो क्या रेवोल्यूशन आई, एंड दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज
कमर्शियल रेवोल्यूशन, और यहां से ही कमर्शियल कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म एज एन आइडिया विल स्टार्ट इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इन डिफरेंट स्टेजेस। इन सब के बारे में अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, एंड हाउ ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट ऑल्सो लेड टू आगे चल के हम जो समझते हैं कॉलोनाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो ये इन सब के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।